दोस्तों मूवी डायरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों कहानी एक रेड लाइट एरिया से शुरू हुई। रात का समय है। हम एक कमरे में एक शख्स की बेड पर खून से लथपथ पड़ी हुई लाश को देखते हैं और वहीं दूसरी तरफ उसी कमरे में एक महिला अपने हाथ से खून को साफ करती हुई दिखाई देती है। हम उसके हाथों में खून से सने हुए नाइफ को भी साफ देख पाते हैं। ये महिला एक वेश्या है, लेकिन इस कमरे में ऐसा क्या हुआ कि उस शख्स की जान लेने की नौबत आ पड़ी। उसने डब्बे से कुछ पैसे निकाले और एक हुडी पहनकर बाहर जाने लगी। जब उस ब्रोथल की महिला ठेकेदार ने उससे बाहर जाने की वजह पूछी तो उसने कह दिया कि उस शख्स को विस्की चाहिए, इसलिए वो बाहर विस्की लेने जा रही है। इसी तरह वो वहाँ से निकल गई। शायद अब वो इस जगह से भाग जाना चाहती है, क्योंकि कुछ देर में ही सभी को उस लाश के बारे में पता चल जाएगा। वो कैब में बैठ उस जगह से निकल गई, लेकिन जाना कहाँ है इसका बिल्कुल भी पता नहीं। उसके बाद उसने एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगी। रात का समय है और सुनसान सड़क। उसे अकेला देख उस शख्स की नीयत खराब होने लगी, लेकिन उसके लिए ये कोई नई बात नहीं। उसने उस शख्स से पैसे लिए और वहाँ उसके साथ संबंध बनाया, क्योंकि इस वक्त उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। रात भर ट्रक चलती रही। दूसरे दिन वो एक अनजान शहर में पहुंच गई। एक दुकान वाले से पूछने पर उसे पता चला कि इस वक्त वो छतरपुर में है। यहाँ उसने अपना नाम बदलकर रेणुका रख लिया, क्योंकि अब तक तो पुलिस ने हर तरफ उसकी तलाश शुरू कर दी होगी। वहाँ उस शहर के रेड लाइट एरिया में चली गई, क्योंकि इस वक्त छिपने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं मिल सकती। वहाँ उस ब्रोथल के मालकिन ने कहा कि इस रूम का किराया 1500 देना होगा और दिन में जितने भी शख्स रेणुका यहाँ लाएगी हर शख्स के 50 रुपये उसे देने होंगे। लेकिन रेणुका अपनी कमाई से एक पैसा उसे नहीं देना चाहती, जिस पर उस महिला ने कहा कि तो फिर कहीं और रहने का ठिकाना तलाश कर ले, क्योंकि यहाँ का तो यही हिसाब किताब है। इस वक्त रेणुका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल घड़ी में थी, इसलिए उसने भी हाँ कर दिया। उसे तो बस कुछ ही दिन यहाँ बिताना था। हम रेणुका को एक शख्स से फ़ोन पर बात करते हुए सुनते हैं, जो कि उसका ही खास दोस्त मालूम पड़ता है। उसने बताया कि पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही है। रेणुका ने उससे कहा कि वो जल्द से जल्द उसे जाली दस्तावेज बनवा कर भेजे, क्योंकि किसी को भी उस पर शक हो सकता है। हम देखते हैं रात ब्रोथल के बाहर खड़े होकर महिलाएं क्लाइंट्स का इंतज़ार करती हैं। आज वहाँ एक शख्स आया, जो कि वहाँ का कोई लोकल पॉलिटिशियन लगता है। तभी उसकी नज़र पास खड़ी रेणुका पर पड़ी। हमें पता चलता है कि ये शख्स अक्सर यहाँ आता जाता है, इसलिए यहाँ की हर औरत उससे अच्छी तरह से परिचित है। उसके बाद वो रेणुका को अपने साथ लेकर होटल चला गया। हम देखते हैं उसी रेड लाइट एरिया में एक परिवार रहता है। परिवार कहना भी गलत होगा, क्योंकि ये एक ऐसा परिवार है जहाँ कोई पुरुष नहीं। ये परिवार भी देह व्यापार के कारोबार में है। लड़की के जवान होते ही उन्हें भी देह व्यापार में उतार दिया जाता है, मानो जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कोई पेशा चला आ रहा हो। परिवार में एक लड़की है देविका, उसकी बड़ी बहन मिताली और माँ दुर्वा भी इसी व्यापार का हिस्सा है। घर पर 2 लोग और हैं, देविका की नानी और उसका छोटा भाई आयुष। देविका अब तक इस व्यापार का हिस्सा नहीं बनी है। इस गंदगी के दलदल में रहते हुए भी उसने अब तक अपनी आबरू को नीलाम नहीं होने दिया। उसका तो सपना है एक सिंगर बनने का, लेकिन यहाँ सपने उड़ान भरे उससे पहले ही उनके पर काट दिए जाते हैं। दुर्वा का बस चलता तो कब का उसे भी इस कारोबार में लगा देती, लेकिन देविका ने कई बार इसका विरोध किया है, जिसकी वजह से वो आज तक बची रही। आज उसने मोहल्ले में एक नई महिला को देखा। ये महिला कोई और नहीं, रेणुका थी। हम देखते हैं मिताली कल दिल्ली चली जाएगी, इसलिए रात देविका काफ़ी चिंता में दिखाई देती है। मिताली जा रही है दिल्ली, जहाँ सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है, क्योंकि यहाँ से अच्छी कमाई वहाँ होगी और उसकी माँ दुर्वा को भी पैसों की बहुत ज़रूरत थी। सुबह वो तैयार होकर दिल्ली के लिए निकल गई। उसे एक महिला लेने आई थी और अपने साथ लेकर चली गई। देविका ने उसे अपना ख्याल रखने को कहा, क्योंकि वो पहली बार इतनी दूर जा रही थी। मिताली के जाने से सिर्फ देविका और उसका भाई ही दुखी दिखाई देते हैं, जबकि उसकी नानी और माँ दुर्वा के चेहरे पर डर और दुख की शिकस्त भी नहीं दिखाई पड़ती। वहाँ दुर्वा ने रेणुका को देखा। वो नहीं चाहती थी कि रेणुका उसके परिवार के आसपास भी आए। दूसरे दिन हम देविका को घर के बाहर बैठा हुआ देखते हैं। तभी रेणुका उसके बगल में आकर बैठ गई। रेणुका उससे उम्र में काफ़ी बड़ी होगी। शायद से जब उसने इस दलदल में कदम रखा होगा तब देविका का जन्म भी ना हुआ हो। यहाँ रेणुका ने मिताली के बारे में पूछा कि आखिर वो आज सुबह कहाँ चली गई। देविका ने झूठ कहा कि वो काम करने दिल्ली गई है। रेणुका कहने लगी कि यहाँ से कोई काम करने दिल्ली नहीं जाता। गाड़ी सीधा जीबी रोड जाती है और जो एक बार गया वो लौट कर नहीं आता। ये सुन देविका गुस्से में उठ वहाँ से चली गई। रात उसका भाई कहने लगा कि पड़ोस में रहने वाले अमित की बहन 2 साल पहले दिल्ली गई थी, जो आज तक लौट कर नहीं आई, और लगता नहीं कि मिताली भी कभी वापस लौट कर आएगी। देविका ने उसे चुप करवा दिया और कहा कि वो ज़रूर आएगी। यहाँ हम देखते हैं अब वो रेणुका से हर रोज़ मिलने लगी। दोनों को एक दूसरे में बेहतर दोस्त और साथी नजर आने लगा। देविका को फिश टैंक्स देखना बहुत पसंद है। वो घंटों तक उसमें तैरती हुई फिशेस को देखती। आज शाम जब वो बाहर से घर वापस लौटी तो उसकी माँ दुर्वा उस पर चिल्लाने लगी कि दोबारा से अगर उसे उस औरत के साथ देखा तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसे रेणुका किसी भी तरह से ठीक नहीं लगती।
यहाँ हम उस लोकल पॉलिटिशियन दिनेश को देखते हैं। अब वो हर रोज़ रेणुका को होटल लेकर जाने लगा था, क्योंकि शायद से रेणुका के अलावा और कोई महिला उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाती होगी। चुनाव का वक्त था, लेकिन दिनेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी एक गलती पार्टी को नीचे गिरा सकती है। आज रेणुका ने कहा कि उसे अब ज़्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि उसे पता था कि इस शख्स के पास बहुत पैसे होंगे। रात हमने रेणुका की पीठ पर कई चोट के निशान देखे कि किस तरह से वो रोज़ नोची जाती है। दूसरे दिन रेणुका और देविका को हम साथ देखते हैं। वहाँ देविका को पता चलता है कि रेणुका पहले भी जेल जा चुकी है, लेकिन उसके कई बार पूछने पर भी उसने वजह नहीं बताई। उनका अब रोज आपस में मिलना होने लगा, कभी प्लेग्राउंड में तो कभी मोहल्ले में। यहाँ देविका ने उससे सवाल किया कि आखिर वो इन पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए खुद को राजी कैसे कर लेती है। यहाँ रेणुका ने कहा कि पैसे कमाने के लिए सबसे आसान तरीका उसे यही लगा। यहाँ देविका के पूछने पर उसने अपनी कहानी बताई। उसका पिता और भाई दोनों शराबी थे। जब वो 13 साल की थी तो एक लड़के के साथ घर छोड़कर भाग गई, इस उम्मीद में कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने रेणुका को ले जाकर सोनागाछी की एक ब्रोथल में बेच दिया और उसके बाद से वो कभी उस जगह से निकल ही नहीं पाई। और जब दिन गुजरे तो उसने इसे ही अपने जीवन का सच मान लिया। अपने इस दुख दर्द को भुलाने के लिए नशे का सहारा लेना शुरू कर दिया। अपनी इस दुख भरी कहानी को सुनाने के बाद वो वहाँ से उठ जाने लगी, क्योंकि जिन यादों को वो बहुत पहले ही दफन कर चुकी है उन्हें फिर से याद कर अपने जख्मों को ताज़ा नहीं करना चाहती। शाम देविका ने उसे दिनेश के साथ जाते हुए देखा। यहाँ हम रेणुका को अपने दोस्त से बात करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसका दोस्त उसे फिलीपींस भेजने के इंतजाम में लगा है, लेकिन कार्गो शिप से जाने में 2 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। अब रेणुका को समझ नहीं आता कि आखिर इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करे। हम देखते हैं रेणुका ने आज देविका को एक नेकलेस गिफ्ट किया, जिसे पाकर वो बहुत खुश हो गई। दूसरे दिन जब घर पर उसकी माँ और नानी नहीं थी तो देविका तैयार होकर रेणुका के साथ फिल्म देखने चली गई। वहाँ एक लड़का देविका के साथ बदतमीजी करने लगा। वहाँ रेणुका ने अपने पास पड़ी हुई नाइफ को दिखाकर उसकी हवाबाजी को ठंडा कर दिया। जब देविका घर पर सो रही थी तो उसकी माँ दुर्वा ने आकर उसे नींद से उठाया और गुस्से में उससे पूछने लगी कि आखिर वो इतना तैयार होकर किसके साथ गई थी। लेकिन देविका ने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी माँ को इस बात की जानकारी थी कि वो रेणुका के साथ ही गई होगी, क्योंकि जब से वो वेश्या इस मोहल्ले में आई है इसके पैर घर में थमते ही नहीं। यहाँ वो उसे मारने लगी, क्योंकि दुर्वा को डर था कि अगर उसने बाहर कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो उसकी पहली रात की कीमत घट सकती है। और यहाँ वो सभी को बताती फिर रही थी कि देविका अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है, जबकि बाहर उसके लिए कस्टमर्स की लाइन लगी रहती है। पहली रात की अच्छी कीमत देने वाले कई लोग रोज चले आते हैं, लेकिन लालच में अंधी दुर्वा, जिसके लिए रिश्ते कुछ मायने नहीं रखते। वैश्यावृत्ति के कारोबार में जितनी जवान लड़की उसकी बोली उतनी ही ज़्यादा लगती है। इस कारोबार में जवानी खत्म तो उस स्त्री की कीमत सिर्फ चंद रुपयों में सिमट कर रह जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि उसने अपनी बड़ी बेटी मिताली को भी कम उम्र में ही इस कारोबार का हिस्सा बना दिया था। वही अंजाम किसी दिन देविका के साथ भी होगा। उसके बाद रेणुका सीधा दुर्वा के घर में घुसी और उसे गंदी गंदी गालियां देने लगी। अगर आज से उसकी बेटी के आसपास भी दिखी तो अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन रेणुका ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। यहाँ हम देखते हैं वो एक एक पैसे जोड़ रही है ताकि वो इस जगह से निकल सके। हम देखते हैं कि अब दुर्वा ने देविका को घर में ही कैद कर दिया। रेणुका ने दूसरे दिन देविका को छिपकर पुरानी बिल्डिंग में मिलने बुलाया। वहाँ उसने बताया कि आज उसे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं, उसके बाद वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। उसने देविका को भी अपने साथ आने के लिए कहा, लेकिन यहाँ देविका डरने लगी, क्योंकि उसके लिए ये फैसला इतना आसान नहीं था। अपना घर परिवार छोड़ देना इतना भी आसान नहीं होता। उसी रात हम देखते हैं वो दिनेश से जाकर मिली। वहाँ रेणुका बताने लगी कि वो प्रेग्नेंट है। ये रेणुका के प्लान का हिस्सा था। यहाँ वो उसे ब्लैकमेल करके पैसे मांगने लगी, लेकिन शायद वो भूल गई थी कि दिनेश कोई मामूली शख्स नहीं, जिसके एक इशारे पर उसके साथ कुछ भी हो सकता है। रेणुका उसे धमका कर उससे अबॉर्शन के पैसे मांगने लगी, लेकिन दिनेश ने उसे धक्का देकर गाड़ी से नीचे गिरा दिया। जब वो मीटिंग से बाहर निकला तो उसकी गाड़ी पर जानवर का कटा हुआ सर रखा हुआ मिला, जिसे देख वो और गुस्सा हो गया, क्योंकि उसे पता चल गया कि ये काम रेणुका का ही होगा। वो सीधा उस मोहल्ले में गया और उसे तलाश करने लगा, लेकिन रेणुका उसे कहीं नहीं मिली। वहाँ के लोगों ने बताया कि शायद से उसकी दोस्त देविका को कुछ पता होगा। जब वो देविका के घर गया तो उसने भी दिनेश को कुछ नहीं बताया। इस बात से गुस्सा होकर दिनेश उसे खींच कर ले जाने लगा, लेकिन दुर्वा ने उसे रोक लिया। दिनेश ने भी आसपास के माहौल को देखते हुए उसे छोड़ दिया, क्योंकि चुनाव का टाइम था। एक छोटी सी गलती और उसकी पार्टी खत्म। यहाँ कई दिन बीत गए, लेकिन रेणुका वापस नहीं लौटी। देविका ने जब उसके साथ रहने वाली लड़कियों से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि किसी को भी उसकी कोई जानकारी नहीं। एक दिन हम देखते हैं वो वापस लौट आई, लेकिन उसके लॉकर में रखे हुए पैसे किसी ने चुरा लिए थे। उसका सीधा शक मकान मालकिन पर गया।
वो वहाँ उससे झगड़ने लगी, लेकिन वहाँ खड़ी महिलाओं ने मिलकर रेणुका को बहुत मारा। रेणुका किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर निकली। तभी देविका वहाँ आ गई और उससे पूछने लगी कि आखिर वो इतने दिनों तक कहाँ थी। लेकिन रेणुका गुस्से में उस पर चिल्लाने लगी और उसे वहाँ से भगा दिया। दूसरे दिन देविका ने अपने घर से अपनी माँ के गहने चुरा लिए और रेणुका से मिलने चली गई, जो कि दूसरे ब्रोथल में बीमार पड़ी थी। देविका ने डॉक्टर को बुलाकर उसकी जाँच करवाई। डॉक्टर ने बताया कि उसे इन्फेक्शन हो गया है, ऐसी हालत में उसे हॉस्पिटल ले जाना ही ठीक होगा। यहाँ रेणुका नशे की लत में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसे लगता है कि बिना नशे के वो ठीक नहीं हो सकती। उसके कई बार कहने पर देविका उसके लिए गोलियां लेने ड्रग डीलर के पास चली गई। वहाँ उस शख्स उसके साथ बदतमीजी करने लगा। देविका काफ़ी डर गई। किसी तरह वो खुद को बचाकर रोती हुई वापस लौटी और रेणुका से कहा कि आज के बाद कभी भी उसे दोबारा से ऐसी जगह ना भेजे। यहाँ रेणुका ने बताया कि पुलिस उसके पीछे लगी है। यहाँ देविका के पूछने पर रेणुका ने बताया कि उसने एक शख्स की हत्या की है, लेकिन वजह नहीं बताया। शायद से ये उसी हत्या की बात कर रही थी जो दृश्य हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। दूसरे दिन वो अपने घर वापस आ गई। जैसे ही वो घर में घुसी, दुर्वा उसे मारने लगी और गंदी गंदी गालियाँ देने लगी, जैसे कि वो उसकी अपनी बेटी ना हो। उसकी नानी भी बैठी ये सब तमाशा देखती रही। देविका ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। हम देखते हैं उसने कैंची से अपने सर के सारे बाल काट लिए और छिप कर रेणुका से मिलने निकल गई। दोनों ने छिपने के लिए एक होटल में रूम ले लिया। वो अब उस जगह फिर से लौटकर नहीं जाना चाहती। हम देखते हैं पास के ही एक होटल में रेणुका का दोस्त साहिल भी ठहरा हुआ है। ये वही शख्स है जिससे वो फ़ोन पर कभी कभी बातें किया करती थी। साहिल को देखते ही वो उसके गले लग गई, जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि साहिल उसके बचपन का दोस्त है, जो उसकी इस मुसीबत से निकलने में मदद कर रहा है। यहाँ रेणुका ने बताया है कि उसने जो कार्गो शिप के लिए पैसे जोड़े थे, सभी पैसे लॉकर से चोरी हो गए। अब उसे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ साहिल ने कहा कि वो कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। यहाँ रेणुका ने उसे देविका के बारे में बताया कि वो उसे भी अपने साथ लेकर जाना चाहती है। ये सुन साहिल उस पर गुस्सा हो गया कि उसके खुद के निकलने का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा और उस पर से उसने एक लड़की को भी अपने साथ ले लिया है। रात हम देखते हैं साहिल एक शख्स के पास गया। उसने साहिल को एक लाश को ठिकाने लगाने का काम दिया। उस रात वो लाश को ले गया और ब्रिज से नीचे नदी में फेंक दिया। उसके बाद वो रेणुका को लेकर होटल की तरफ जाने लगा, जिस होटल में वो देविका को छोड़ कर आई थी। लेकिन जब वो उस जगह पहुंची तो वहाँ काफ़ी भीड़ लगी थी। हम देखते हैं होटल के कमरे में आग लगी है और पुलिस देविका को पकड़कर ले जाने लगी। रेणुका उसे बचाने नहीं गई, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो वो खुद फंस जाती। उसके बाद वो साहिल के साथ उसके ठिकाने पर चली गई। साहिल ने कहा कि जब तक वो बाहर से वापस नहीं आ जाता तब तक वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। यहाँ हम मिताली और देविका को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ वो काफ़ी गुस्से में थी, क्योंकि देविका को पुलिस से छुड़वाने में उसके सारे जमा किए हुए पैसे चले गए। यहाँ मिताली ने कभी बताया ही नहीं कि वो कितनी तकलीफ में यहाँ रह रही है, ताकि उसके घर पर किसी को भी उसकी चिंता ना हो। दूसरे दिन वो देविका को लेकर छतरपुर अपने घर वापस लौट गई। यहाँ उसके पहुँचने पर घर का माहौल गर्म दिखाई देता है। दुर्वा ने फैसला किया कि इसे भी अब इस कारोबार में उतारने का वक्त आ गया है। उसके बाद ही जाकर ये सब शांत होगा। लेकिन उसकी नानी को नहीं लगता कि देविका इन सब चीज़ों के लिए बनी है। यहाँ दुर्वा के हिसाब से कोई कभी इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना होता, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। यहाँ मिताली का दर्द छलक पड़ा। दिल्ली जाते ही 20 पुरुष उसे नोचने के लिए उस पर टूट पड़े। शायद से वो भी इसके लिए ही बनी होगी। आखिर दुर्वा कब तक अपनी मनमानी से उन्हें चुप करवाती रहेगी। यहाँ दुर्वा अपनी माँ और मिताली पर गुस्सा करने लगी कि उसने उनकी बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, वरना उसने तो कब का देविका को भी इसी लाइन पर बिठा दिया होता। यहाँ दुर्वा ने गुस्से में अपनी माँ की तरफ देखा और कहा कि उसने भी जब उसे एक 40 साल के बुढ़े को सौंप दिया था, तो आज फिर देविका के मामले में उन्हें इतनी अड़चन क्यों आ रही है। यहाँ जब साहिल घर पर आया तो रेणुका को नशे में धुत पाया। रात हम देखते हैं दिनेश दुर्वा के घर पैसे लेकर आया। दिनेश ने उस दिन के लिए उससे माफ़ी भी मांगी। वो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसे कहीं से खबर लग गई थी कि दुर्वा अब देविका की बोली लगाना चाहती है। उसने दुर्वा से पहली रात का पैसा पूछा, लेकिन यहाँ वो मना करने लगी कि पहली रात की बात किसी और शख्स के साथ पहले ही तय हो चुकी है। लेकिन यहाँ दिनेश बड़ा ही जिद्दी किस्म का इंसान था। उसने दुर्वा को ज़्यादा पैसों का लालच दिया और कहा कि उस शख्स को मना कर दे, क्योंकि वो पहली रात की बोली जीत चुका है। लालची दुर्वा भी उसकी बात मान गई और देविका का सौदा उसी वक्त कर दिया। रात दुर्वा ने अपनी ही छत के नीचे देविका को उसे सौंप दिया, क्योंकि दिनेश उसे कहीं और नहीं लेकर जाना चाहता। कमरे और बिस्तर को इस तरह से सजाया गया था मानो जैसे शादी की पहली रात हो। देविका को भी किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। यहाँ देविका के अंदर कोई भी विरोध नहीं दिखाई देता। सब कुछ शांत मालूम पड़ता है, जैसे कि उसने सब कुछ किस्मत के हाथों में छोड़ दिया हो। लेकिन जब पराया कोई छूता है तो प्रतिशोध का उठना तो जाहिर है। उसने भी उसे एक थप्पड़ मार दिया
और वहाँ खुद को बचाने के लिए विरोध करने लगी, लेकिन उसने उसके मुंह को कपड़े से बांध दिया ताकि उसकी चीख कमरे से बाहर न जा पाए। लेकिन कमरे की कमज़ोर दीवारें भी उसकी चीखों को रोक नहीं पाई। कमरे से बाहर आती आवाज़ को सुन उसके छोटे भाई ने अपने कान बंद कर लिए और वो डर कर रोने लगा। मिताली बेबस होकर घर से बाहर चली गई क्योंकि ये सब उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। हम देखते हैं सुबह रेणुका छतरपुर पहुंच गई और सीधा देविका के घर गई क्योंकि आज उन्हें यहाँ से निकलना है। वहाँ उसने देविका को काफ़ी बुरी अवस्था में पाया। चेहरे पर घाव के निशान थे। उसे रात दिनेश ने बुरी तरह से मारा था। उसने दुर्वा को धमकाया और देविका को अपने साथ ले गई। रेणुका ने उसे उस टूटी हुई बिल्डिंग में उसका इंतजार करने को कहा जब तक कि वो वापस लौट कर नहीं आ जाती। यहाँ हम दिनेश को रैली में भाषण देते हुए देखते हैं। जब वो मंच से उतर कर नीचे आया तो रेणुका ने उसके पेट में कई बार चाकू से वार किया और वो वहीं गिर पड़ा। उसके बाद वो वहाँ से भागने लगी। वहाँ खड़े कुछ शख्स उसका पीछा करने लगे। कुछ के हाथों में तो डंडे भी थे। सभी दिनेश के ही कार्यकर्ता मालूम पड़ते हैं, लेकिन रेणुका ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाई। उन्होंने उसे घेर लिया और लात घूसों और डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी। यहाँ जब रात भर इंतजार करने के बाद भी रेणुका वापस नहीं लौटी तो देविका वहाँ से उठ जाने लगी। चेहरे और मन पर लगे जख्म अब भी ताजे थे। उसे नहीं पता कि वो कहाँ जाएगी, लेकिन वो फिर से वापस लौटकर उस नर्क में नहीं जाना चाहती। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।